आइए ध्यान दीजिए इधर। तो बेटा अनुश्री, हम लोग कल एफबीडी वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ठीक है, इनको समझने के लिए आप लोग एक टॉपिक डालो। पहले कुछ क्वेश्चंस को समझने के लिए टॉपिक डालो, लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम, LAMI। आपकी मर्जी है कि आप क्वेश्चंस में लैमीज थ्योरम लगाते हो कि नहीं लगाते हो, वो आपकी मर्जी पे, ठीक है। मन हो लगा लीजिएगा, मन हो ना लगाइए, क्वेश्चन नॉर्मली भी लग जाएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं आप लोग को। एक पॉइंट पे देखना, F1 फोर्स लग रहा है, F2 और ये F3, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। एक पॉइंट पे किसी एंगल पे एक दूसरे के हिसाब से इन दोनों के बीच में अल्फा, इन दोनों के बीच में बीटा, इन दोनों के बीच में गामा फोर्सेस लग रहे हैं। या इसी को आप लोग ट्रायंगल में भी समझ सकते हो, वेक्टर डायग्राम्स के भी। देखिए, एक ट्रायंगल ले लीजिएगा, A B और ये क्या हो गया C, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना हम क्या कहना चाह रहे हैं, फोर्स क्या है। तो ये फोर्स F1 कह दिया, ये फोर्स F2 कह दिया, और ये वाला फोर्स क्या कह दिया, F3 फोर्स कह दिया। सही। ये वेक्टर्स में जब क्लास 12 में पहुंचोगे तो यही टॉपिक वेक्टर्स में मिलेगा आपको। इसी से साइन रूल, कोसाइन रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी भी वेक्टर का डिसाइड हो जाता है इसी से, ठीक है। अभी हमको लैमीज थ्योरम क्या कहती है। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। इस ट्रायंगल में AB डायरेक्शन में F1 फोर्स लग रहा है, BC डायरेक्शन में F2 फोर्स लग रहा है, और CA डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, F3। F1 और F2 फोर्स, F1 और F2 फोर्स के बीच में एंगल कितना है, गामा। सही समझना, F1 फोर्स यहां भाग रहा है, F2 फोर्स यहां भाग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल है, ये वाला नहीं। आप ऐसे समझिए, F1 ये गया, F2 ये गया, तो ये एंगल गामा हुआ। समझ गए ना मेरी बात। तो ये वाला होगा पाई माइनस गामा, 180 डिग्री माइनस। F2 और F3 के डायरेक्शन में अल्फा एंगल है, और F3 और F1 के डायरेक्शन में कितना एंगल है, और यहीं से आप ये भी देख सकते हो, F1 F2 के बीच में गामा, F2 F3 के बीच में अल्फा, F1 F3 के बीच में क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। अब लैमीज थ्योरम क्या कहती है, सीधा सा फॉर्मूला है, F1 बाई साइन अल्फा, F1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू F2 ना लग रहा है, बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। यही साइन रूल भी है वेक्टर्स में, A बाई साइन A, B बाई साइन B, C बाई साइन C। अगर ये फोर्स ले रहे हो तो सामने वाला एंगल लेना। और मैथ्स वाले बात जानते हैं कि साइन 180 माइनस अल्फा भी साइन अल्फा ही होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी जो बायो वाले हैं वो इसी जा रहे हैं, ठीक है। ये है लैमीज थ्योरम, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे करो, चाहो तो हम लोग जैसे कंपोनेंट्स में तोड़ के क्वेश्चन करते हैं वैसे कर लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल लिख लीजिए। अगर ये डायग्राम आपको क्वेश्चन दिया गया हो, वेक्टर डायग्राम, तो भी लगा सकते हो ना सीधा, F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई F3 बाई साइन वन। अपोजिट वाला एंगल लिया जाता है, ये बात का ध्यान देना, क्वेश्चन करते हैं इस पे।
सवाल देखिएगा क्या है बेटा। इस डायग्राम में जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं, T2 T1 ये सस्पेंशन जहां से हो रहा है रिजिड सरफेस से, ये हो गया ब्लॉक, ये 4 kg वेट, ठीक है। ये एंगल दे दिया गया 60 डिग्री। हम लोग को T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सही है। पहले सारे कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स जितने भी हैं सारे के सारे तोड़ लिए जाए। चलो देखो, ये जो T2 है, इस T2 के तो कोई कंपोनेंट होंगे नहीं, T2 तो हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा इसका। T1 है ये, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया। अब अगर ये T1 है तो क्या ये T1 cos 60 हुआ, और ये T1 है तो ये क्या हो गया, T1 sin 60 हो गया। T1 cos 60, T1 sin 60। अब यहां से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। T2 किसके बराबर होगा, T1 cos 60 के, सही है। तो T2 इज इक्वल टू T1 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये पहली इक्वेशन हो गई। और T1 sin 60 किसके बराबर होगा, mg। T1 sin 60 डिग्री किसके बराबर होगा, mg, 4 × g। तो T1 √3/2 और g की वैल्यू कितनी ले लें, 10 ले लें, तो 4 × 10 40। यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/√3 न्यूटन। यहाँ T1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 40/√3 न्यूटन क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। समझ आया, लिखने की जरूरत है नहीं, मत करिए आप लोग, ये सारे क्वेश्चन घर जाके करिएगा, हम कंसेप्ट समझा रहे हैं केवल, ठीक है। क्वेश्चन हम ग्रुप पे डाल देंगे आज सारे, मत बनाइए, डायग्राम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे अच्छा घर जाके प्रैक्टिस करिए, यहाँ समझिए। आया समझ में विश्वास भैया, ठीक है। जो क्वेश्चन हम दें वो वाला आप लोग करिएगा। चलो, ये है सस्पेंशन, यहां से और यहां से जो है अल्फा बीटा, ये मास सस्पेंडेड है नीचे की तरफ, इसका मास है m। तो बताइए स्ट्रिंग्स पे, ऊपर वाली जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उन पे क्या टेंशन लग रहा होगा, इस वाली स्ट्रिंग और इस वाली स्ट्रिंग पे क्या क्या टेंशन लग रहा हो। दो अलग अलग स्ट्रिंग है ना भैया, तो दो अलग अलग टेंशन होंगी। एक तनाव T1 ये हो गया, एक तनाव T2 क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका कंपोनेंट बना लो भैया, ये एंगल अल्फा है तो ये भी क्या हो गया, ये बीटा है तो ये भी क्या हो गया। बात समझ में आई। ये T2 तो ये क्या हो गया, T2 cos बीटा, और ये क्या हो गया, T2 sin बीटा। ये T1 इधर क्या हो गया, T1 cos अल्फा, और ऊपर क्या लग रहा होगा, T1 sin अल्फा। नहीं समझ में आया, कौन कौन सी फोर्सेस, ये नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अब T1 cos अल्फा किसके बराबर होगा, T2 cos बीटा के बराबर होगा। ये पहली इक्वेशन हो गई। बात समझ में आई। ऊपर कौन कौन सी लग रही है, T2 sin बीटा प्लस T1 sin अल्फा, दो फोर्सेस लग रहे हैं ऊपर, और ये किसके बराबर होंगे, mg। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके T1 T2 निकालना है अल्फा और बीटा के टर्म्स में। यहां से T1 की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, उससे T2 की वैल्यू निकालना है। कोई समस्या, लिखोगे ये क्या, अच्छा लिख ना बनाओ, लिख दो।
हटा दें? देखो अब ऐसा ही कोई डायग्राम आ जाए तो लेमीज थ्योरम कैसे लगाओगे आप लोग, ठीक है? देखो T1 T2 नीचे 1 kg वेट, मतलब 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। बात समझ में आ गई? ये mg हो गया ना पूरा। अब एंगल्स दिए 30 60, ये 30 है, ये 30, ये 60, ये 90 हो गया, 120 150, 120 डिग्री 150। तो ये सारे डेटा हो गए, सही है। अब ये क्वेश्चन आप लोग इन एंगल्स के बिना भी कर सकते हो, समझ गए ना कैसे? इन एंगल्स अगर यहां से आप हटा भी दें, आपको केवल क्या करना है, T1 को T1 साइन थीटा, T1 cos थीटा कंपोनेंट में, T2 को भी वही काम करना है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T1 और T2 की क्या आ जाएगी, आप नॉर्मल कर सकते हो। आपका 120 150 से कोई मतलब और तो है नहीं, कर लोगे वैसे ही। लेमीज थ्योरम बता दें, एक बार अप्लाई करना तो सीख ही जाओ, फिर करो चाहे ना करो आपकी मर्जी है। सबसे पहले तो लेमीज थ्योरम के हिसाब से T1 बाई साइन 150 इक्वल टू T2 बाई साइन 120 इक्वल टू mg बाई साइन 90। नहीं समझ में आया? अब मैथ वालों को पता है साइन 150 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, तो 1/2। बाय वालों को पता है? नहीं? तो साइन, अच्छा देखो बाय वालों को बता दें, साइन 150 का मतलब होता है, ये शुरू में बता दिया था मैंने, 150 मतलब 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस थीटा साइन 30। साइन की 30 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 120 की वैल्यू साइन 180 माइनस 60 कितना हो गया? साइन 60 की वैल्यू, है ना? तो अगर ना दिमाग चले उस तरह से तो आप सीधा कंपोनेंट में तोड़ के क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो T1 बाई साइन 150 की वैल्यू 1/2, T2 साइन 120 की वैल्यू √3/2, mg कितना है? 10 न्यूटन, साइन 90 कितना होता है? 1। अब T1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 इंटू 10 दैट इज 5 न्यूटन। T2 की वैल्यू आएगी √3/2 इंटू 10 दैट इज 5√3 न्यूटन। नहीं समझ में आया? ये कैलकुलेशन आपका कम कर देती है बस, बाकी करना तो आपको वही चीज है, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो। अब लिखना है, कंफ्यूजन है, आधे लिख रहे हैं आधे नहीं लिख रहे हैं, इससे अच्छा लिख। देखो अभी आप लोग सब एक ही टाइप के सवाल कर रहे हो ना, तो एक ही टाइप के करते रहो, कंसेप्ट और बन जाएगा। इसी में क्या करते हैं, देखो ये सवाल करा देते हैं। टू आइडेंटिकल, देखिएगा बेटा, टू आइडेंटिकल पॉइंट masses each of mass m are connected to one another by a massless string of length m। समझना, दो आइडेंटिकल masses हैं m, ये एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? l। क्या गया समझ में? अब सवाल क्या है, अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। सुनिए बेटा, एक बीच में फोर्स लगाया गया F, बीच में, ठीक है? इफ L स्मॉल l बी द इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। अब आप लोग सोचो, अगर कि ये दो मासेस अगर ऐसे हैं और बीच से कोई खींचेगा तो ये मासेस लटक जाएंगे ना, मतलब ये मासेस कैसे हो जाएंगे? थोड़े से करीब आ जाएंगे। थोड़े से क्या आ गए?
करीब आ गए और ये जो है ऐसा कुछ बन जाएगा इस फोर्स की वजह से। बोलो बात समझ में आई? अब किसी भी समय में इनकी बीच की दूरी अगर छोटा l है तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच मास, तो कितनी तेजी से, कितने एक्सेलरेशन से एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, मतलब ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। दोनों का बराबर ही होगा। सवाल फिर से समझ लीजिएगा, स्ट्रिंग से क्या कनेक्टेड है, दोनों मासेस, हमने नीचे से मासेस को क्या कर लिया, खींच लिया, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगेंगे, तो बताइए कितने एक्सेलरेशन से एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे उस समय पे जब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल l है। आ गया समझ में? तो इस वाली कंडीशन में वेक्टर डायग्राम लगा के, वेक्टर डायग्राम बना के, जो कि बनाई है मान लो, इससे कंपोनेंट्स बनाओ। इस एंगल को हम आपको हिंट दे रहे हैं थीटा मान लो, इस एंगल को भी क्या मान लो, थीटा मान लो। बात समझ में आ रही है? इस चीज को ध्यान में रखते हुए, अच्छा एक और चीज बताएं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, l, तो ये l/2 होगा और ये भी क्या होगा, l/2। ये स्मॉल l/2, ये स्मॉल l/2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को छोटा d या कुछ मान के अपना काम चला सकते हो। करो इसके तनाव को, यहां से t भी तनाव लेके करते चले जाओ, क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है। आइए सब लोग देखिए बेटा, है सभी लोग इधर बोर्ड पे देखो। सबसे पहले तो हमने क्या बताया, सत्य देखना है, इसको हमने नीचे खींचा, ठीक है, इस समय में सारे कंपोनेंट निकाल डालो। इसको हमने कहा t, इसको हमने कहा t, t1 t2 नहीं कहेंगे, एक ही स्ट्रिंग है ये। इधर वाला कंपोनेंट ये थीटा एंगल हो गया, ये क्या हो गया, t cos थीटा, ये t है तो इधर भी क्या हो जाएगा, t cos थीटा। बोलो बात समझ में आई? इधर क्या लगेगा पारस, ये t sin थीटा, इसका t sin थीटा, इसका t sin थीटा, कितने t sin थीटा, 2t sin थीटा, और 2t sin थीटा किसके बराबर होगा, f के बराबर हो गया। ये पहली इक्वेशन हो गई। और ये t cos थीटा ने ये t cos थीटा कैंसिल कर दिया, मतलब इधर उधर वाइब्रेशन नहीं होगा। अब एक चीज और, कौन सी चीज मूव कर रही है, ये मासेस एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब ये वाला मास जब इधर की तरफ आ रहा होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन से ही तो आ रहा होगा, और इस मास इनटू एक्सेलरेशन को कौन सा फोर्स अपोज कर रहा होगा, t cos थीटा। ma इधर की तरफ लग रहा है और t cos थीटा कहां लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो t cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। आया बात समझ में? किसी के मन में ये ख्याल तो नहीं आ रहा है कि इस पॉइंट पे लग रहा है ये, तो इस पॉइंट पे लग रहा है ये, तो लेकिन आप सोचो तो मेरे इस हाथ को अगर आप इधर ढकेलोगे तो ये अपने आप इधर आएगा ना। अगर हम इधर मारे तो ये और ये आपस में क्या है, कनेक्टेड। हम इधर फोर्स लगाएंगे, उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, इधर। इसीलिए कंफ्यूज मत होना, और होना तो हमसे पूछ लेना। आया समझ में? इन दोनों को डिवाइड करा दो, तो 2 sin थीटा को t cos थीटा से डिवाइड कराओगे तो t कटा, क्या 2 tan थीटा बचेगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा, f डिवाइडेड बाई ma। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन। तो आगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई 2m tan थीटा, 2m tan थीटा। अब एक बात गौर करो, ये थीटा क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये थीटा हमने माना है, इसका मतलब हमें ही हटाना पड़ेगा, यहां से tan थीटा हटाना पड़ेगा ना। अब बताओ भैया, यहां से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लोचा हो जाएगी, ये कैसे निकालेंगे, अरे निकल आएगा। अब देखो इधर सब लोग देखो बेटा, इसको मान लेते हैं a b, और ये क्या हो गया c, और ये क्या हो गया। अब ये निकालेंगे, ये कितना है, l/2। अगर आपको BD चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो BD क्या है, परपेंडिकुलर। तो l/2 का स्क्वायर माइनस स्मॉल l/2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया, ये कैपिटल L/2,
ये क्या है स्मॉल एल बाई टू, कैपिटल एल बाई टू का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल एल बाई टू के होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर आएगा, का अंडर रूट कर दोगे तो BD आ जाएगा। किसको नहीं पल्ले पड़ी बात, आगे समझ में। अब उसके बाद tan थीटा लगा दो। tan थीटा क्या होता है BD अपॉन AD, BD अपॉन, तो tan थीटा इज इक्वल टू BD क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 माइनस स्मॉल एल स्क्वायर बाई 4 अपॉन AD कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी L बाई 2। समझ गए। अब इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस स्मॉल एल स्क्वायर बाई एल, ये tan थीटा आ गया। इसको उठा के यहां रख दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। नहीं समझ में आया कर दो। तो अगला सवाल देखिए, कल एचसीवी के जो क्वेश्चन भेजे थे उसमें ऐसा भी एक सवाल रहा होगा, देखना। 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 50 किलो एंड 30 किलो, 2 ब्लॉक्स हैं, एक का मास है 50 किलो, एक का मास है 30 किलो, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हैं 50 किलो और ये अपना कितना किलो 30 किलो, कनेक्टेड बाय अ फ्रिक्शनलेस पुल्ली। ये फ्रिक्शनलेस पुल्ली से कनेक्टेड है, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन्स के एंगल, ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। तो सवाल क्या है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है और स्प्रिंग पे तनाव बताना है। पहली बात तो ये एक ही स्ट्रिंग है ना भैया, आपको मैं पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है। क्या पहले डिसाइड कीजिए कि भैया कौन सा ब्लॉक नीचे जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा। 50 किलो वाला इधर जाएगा और 30 किलो वाला कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। कैसे, क्योंकि ये क्या है नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं सोचना है, स्लोप का भी ध्यान देना है। लेकिन फिलहाल आपका जवाब सही है कि ये 50 किलो है। ये 50 किलो जो होता है वो 30 किलो से भारी है। तो ये अभी के लिए आप क्या मान के चलो कि एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, इसका इधर होगा, इसका किधर होगा, इधर की तरफ होगा। बोलो बात समझ आई। अब इधर तनाव कहाँ लगेगा, ये रहा, इधर तनाव कहाँ लगेगा, ये रहा। बात समझ में आ गई। कंपोनेंट्स बनाए, चलो देखो, चलिए बताइए भैया यहाँ पे इस मास पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी। नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। इस mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, बेटा इधर देखो, इस mg का एक कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा। ये थीटा एंगल होता है, तो mg cos थीटा वाला कंपोनेंट इधर लगेगा और mg sin थीटा वाला कंपोनेंट इधर लगेगा। बोलो बात समझ आई। इसमें भी कंपोनेंट बना दो भैया। अच्छा r भी लगेगा एक, ये r हो गया अपना। बात समझ में आ रही है। इधर बताओ, ये लगा क्या, mg, इधर क्या लगेगा, mg cos 60 और इधर क्या लगेगा, mg sin 60। सबको आ गया समझ में। और ये नॉर्मल रिएक्शन R। अब भैया R का कोई काम नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, R का कोई काम नहीं है। R किसको बैलेंस किया होगा, mg cos 30 को, तो ये मास ऐसे ऐसे नहीं करेगा। ये वाला R किसको बैलेंस करेगा, mg cos 60 को, ये वाला 30 ऐसे ऐसे नहीं करेगा। आ रहा है समझ में। ये वाला मास नीचे जा रहा है, ये वाला मास कहाँ जा रहा है, इससे इक्वेशन क्या बनेगी, mg sin 30, mg sin 30 माइनस t इक्वल टू क्या लगेगा, ma। नहीं समझ में आया। ये इससे बड़ा है, इसको इससे माइनस करके ma के बराबर रख दिया। ये बन गई पहली इक्वेशन। मास की जगह क्या लिखोगे यहाँ पे, 50। आया समझ में।
इधर वाली इक्वेशन कौन बोलेगा? अनम इधर वाली इक्वेशन बोली बेटा, यहाँ वाली। फिर से बोलिए। हाँ, t माइनस एम जी साइन 60, t माइनस एम जी साइन 60 इक्वल टू एम ए। अब यहाँ वाले मास में क्या लिखोगे? 30 किलो। इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके ए और टी की वैल्यू आ जाएगी। करो पूरा। हाँ भैया, दोनों को सॉल्व किया, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? अच्छा ये देखिए बता रहे हैं। सबसे पहले तो पहली वाली जो इक्वेशन है, मास था 50 किलो ना, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500। 500 इंटू 1/2 250 टी, 250 माइनस टी इक्वल टू 50 ये पहली इक्वेशन हो गई। यहां से t निकाल लोगे तो 250 माइनस 50 a इक्वल टू कितना आ गया? t। यह समझ में? इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन t माइनस a अपना 30 300 150 रूट 3 इक्वल टू 30a। तो यहां से जो t की वैल्यू निकाले वो वहां धर दो। 250 माइनस 50a माइनस 150 रूट 3 इक्वल टू 30a। 250 माइनस 150 रूट 3 इक्वल टू 80a। रूट 3 की वैल्यू रखिए जरा बेटा, बताइए कितना रहा है a? 250 माइनस 150 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई 80। एक्सेलरेशन सुनो बेटा, एक्सेलरेशन कितना है? माइनस 0.1225। अब भैया देखो, एक बात आपको समझ आई होगी कि माइनस में आ रहा है एक्सेलरेशन, इसका मतलब हम लोगों ने ये उल्टा ले लिया। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना हम लोगों ने डायरेक्शन क्या ले लिया है। ये वाला कहाँ जा रहा था? नीचे। ये वाला कहाँ जा रहा था? ऑल्दो एक्सेलरेशन सही है अपना, बस डायरेक्शन अलग आ गया। अब इस a की वैल्यू को प्लस में लेके, नहीं अब माइनस से लो, क्योंकि इक्वेशन भी उसी हिसाब से बनी हुई है ना। अब यहाँ से a की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख के t निकाल लीजिए। हाँ 244 244 न्यूटन सही से। अरे वो इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करता है ना बेटा। भारी आदमी को एकदम ही टेढ़ा लटका दोगे तो वो भी फिसलेगा ही फिसलेगा। क्लियर हो गया? चलो अब बेटा अगला सवाल देखो इधर। अभी पुली से रिलेटेड दो अलग अलग तरीके के सवाल बता रहे हैं। इन दोनों का ही कंसेप्ट समझ लेना सुमित भैया। ठीक भैया, देखो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये सस्पेंशन, ठीक है, पुली, फिक्स्ड पुली, यहां एक मास लगा हुआ है m1, यहां लगा है m2 और यहां लगा है m3। ठीक है, चलिए सवाल क्या है? 3 बॉडीज A, B एंड C ऑफ मास m, तीनों का मास कितना है? m, तीनों का मास बराबर m, m और n। What are the tensions in the string connecting bodies A to B and B to C? ये है A, ये है B और ये क्या है? C। अब यहाँ पे आप लोग को दो स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही होंगी। कितनी स्ट्रिंग है? दो। एक स्ट्रिंग तो ये रही, इसमें तनाव सेम ही होगा, तो यहाँ का टेंशन अगर हम T1 बोलते तो यहाँ का भी क्या होगा?
और ये अलग स्ट्रिंग है तो यहाँ का टेंशन क्या होगा। तो अब आप लोग को क्या पता करना है, T1 और T2 की वैल्यू कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। टेंशन जो आएगी वो मास के टर्म्स में आ रही है, मास के टर्म्स में टेंशन निकालना है। देखो ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो ये कहाँ की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा। ऑब्वियस बात है कि नहीं, ये मास 2m है टोटल, यहाँ मास m है, इधर ही की तरफ जाएगा, सही है। अब यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे क्या लगेगा mg, सही है। केवल इस पे क्या लगेगा, इधर mg एक लगेगा और इधर क्या लगेगा 2mg लगेगा। केवल इस ये वाला जो इस पे लगाएगा वो mg लगाएगा, ये दोनों जो है इस पे कौन सा लगेगा mg, लेकिन यहाँ पे पूरे पे कहाँ लगेगा 2mg। आगे समझ में, इस बात को ध्यान में रखते हुए 2-3 इक्वेशन बना के सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आओ देखो, डायग्राम सबने बना लिया। अब एकदम आसानी से हम लोग एक एक करके 3-4 इक्वेशन बनाते हैं, 3 ही बनेगी। सबसे पहले बेटा विश्वास देखना इसको, विश्वास ये वाला मास कहाँ जा रहा है, ऊपर के नीचे, ऊपर मतलब कौन जा रहा है, T1 की mg, T1। इक्वेशन बोलो बेटा, बोलो बेटा, अरे बोलियो, अरे T1 माइनस mg इक्वल टू ma, क्या विश्वास तोड़ रहे हैं, T1 माइनस mg इक्वल टू क्या लग गया ma, विश्वास समझे। तो यहां से T1 चलो रख लो, बाद में देखते हैं। विश्वास इन दोनों को ध्यान में रखते हुए T1 से इक्वेशन बनाओ, चलो सुमित तुम बनाओ, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए T1 से इक्वेशन बनानी है। इन दोनों का टोटल मास कितना है 2mg, और ये 2mg किसको अपोज करेगा T1 को, और इक्वल टू 2ma। ये आया कि नहीं आया समझ में, 2mg माइनस T1 इक्वल टू, इसको पूरा एक सिस्टम अगर मान के चले तो ये नीचे आ रहा है। अब सिर्फ इस वाले की बात करें अगर हम लोग सुने, T2 को भी लाना है ना, अगेन सिर्फ इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे mg, ये mg किसको अपोज करेगा T1 को कि T2 को, T2 इक्वल टू ma। ये 3 इक्वेशन बन गई। अब 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें T1 और T2 निकालना है। किसको किसको ये इक्वेशंस नहीं समझ में आई, आ गई समझ में। अब T1 T2 निकाल देना यहां से, कि बता दें, ये देखो बहुत ही सिंपल है। ये जो ma दिख रहा है, ma की वैल्यू कितनी है T1 माइनस, यहां रख दो ma की जगह T1 माइनस mg, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करो, 2mg माइनस T1 इक्वल टू 2, और ma की जगह क्या लिखोगे T1 माइनस mg। तो 2mg माइनस T1 इक्वल टू 2T1 माइनस 2mg, 2mg 4mg इक्वल टू 3T1। तो T1 की वैल्यू आ गई भैया 4/3 mg। बोलो बात समझ आई। अब इस T1 की वैल्यू आ गई है, अब ये ma की वैल्यू T1 के टर्म्स में उठा के यहां रख दो। सुन लो क्या कह रहे हैं, यहां से ma की वैल्यू क्या आ रही है T1 माइनस, यहां रख दो तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और जो T1 होगा उसकी जगह 4mg/3 लिख देना। नहीं पल्ले पड़ा, mg की वैल्यू दोनों इक्वेशन में निकाल देते हैं। हाँ हाँ वही बात है, चाहे कैसे कीजिए आपकी सोच। अभी क्या था बेटा, अभी क्या था, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आसान था, अब जो सीखोगे वो भी आसान है। जैसे एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ ये लगा दी फिक्स्ड पुली,
यहाँ पे मास लगाया m, इसको कुछ लिख दो यार, 2 किलो 4 किलो ज्यादा ठीक लगता है, 1 किलो सही है। इधर लगा दिया एक और पुली, इस पुली के साथ 2 मास और लगा दिए, 2 किलो 3 किलो, ठीक है। सबको आ गया समझ में? मतलब लड़कियों को ऐसा समझ में आता है ना, 2 किलो 3 किलो है ना, 3 किलो आलू 4 किलो आलू है ना। आओ इधर देखो बेटा, अनुश्री देखिए बेटा, इधर इधर। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, क्वेश्चन पूरा सिस्टम समझ लेना। यहां पे नीचे देखो ये लग रहा होगा 1G, 1G mg, यहाँ क्या लग रहा होगा 2G, यहाँ क्या लग रहा होगा 3G। मजा आ गया दिमाग को। इधर लग रहा होगा टेंशन T, देखो बेटा देखो देखो, यहाँ क्या टेंशन लग रहा है T, तो यहाँ भी क्या टेंशन होगा T टेंशन होगा, सही है। ये स्ट्रिंग सेम थी, यहाँ और यहाँ सेम टेंशन होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है लेकिन इससे अलग होगा। अब आपको एक चीज याद दिला दें, आपको मैंने पहले दिन एफवीडी पढ़ाया था तो बताया था कि भैया अगर एक पुली से ऊपर सस्पेंशन है और यहाँ का टेंशन T है, यहाँ का टेंशन T है, तो यहाँ लगेगा R इक्वल टू 2T। बताया था कि नहीं बताया था? मतलब यहाँ जो टेंशन होता है वो डबल होता है इन दोनों के टेंशन से। मतलब अगर यहाँ T लग रहा है हिमांग, तो हिमांग बताएंगे यहाँ कितना लगेगा। T/2 बता दीजिए। यहाँ T/2, यहाँ भी क्या लगेगा T/2। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या? इसी बात को ध्यान, टेंशन अलग होगी ना, स्ट्रिंग तो अलग होगी। हाँ तभी तो ये स्ट्रिंग तो सेम है ना, ये तो एक ही स्ट्रिंग है। हाँ ये टेंशन है T, ये है T/2, अलग तो है, ये 100 ये 50 ये 25 12.5। तो सबको डायग्राम क्लियर हो गया। अब हमें केवल क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनाने के लिए पहले ये डिसाइड करो कि जाएगी कहाँ जाए चीजें, नीचे ही ले आते हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से इधर नीचे, इधर A एक्सेलरेशन से कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। बोलो बात क्लियर हुई? अब भैया पहले इसकी इक्वेशन बनाना आसान है, हम इसी की इक्वेशन, अच्छा नहीं अभी ये भी है। सुनो एक चीज सिस्टम समझो, मान लो ये तराजू है, सही है, और तराजू का ये पूरा हिस्सा जब नीचे आ रहा है, ये हिस्सा ऊपर जा रहा है, तो ये हिस्सा भी तो मूवेबल है अब की बार। तो यानी कि इन दोनों में कौन नीचे जा रहा होगा, ये 3 नीचे जा रहा होगा, ये 2 कहाँ जा रहा होगा, तो इनका भी तो कुछ एक्सेलरेशन होगा ऊपर नीचे आने का। अब मान लीजिए कि अगर हम जमीन ना देखें, मतलब हम सिर्फ अभी ऐसे देखें सीधे, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a0 है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या है a0 है, या a1 a2 a3 जो लेना हो ले लेना। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम दूर से इसको देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे, तो रिलेटिव मोशन की बात करेंगे। क्यों रिलेटिव मोशन की बात करेंगे बेटा? आप लोग ऐसा समझिए कि ये पूरा का पूरा भी तो नीचे ही आ रहा है, सॉरी ये पूरा का पूरा कहाँ आ रहा है, और ये भी नीचे, लेकिन ये कहाँ, तो यहाँ रिलेटिव मोशन की बात होगी। और रिलेटिव मोशन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, और पूरे के पूरे इस सिस्टम का एक्सेलरेशन भी कहाँ की तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा a प्लस a0। इसका भी नीचे, इस वाले मास का, और इस पूरे सिस्टम का भी नीचे, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया a प्लस a0। इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, लेकिन इसके सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस a0। वो तो बात समझ में आ गई? अरे वैसा ही है बंदर ट्रेन के ऊपर, याद है ये वाला क्वेश्चन कराया था,
ट्रेन चल रही है, ट्रेन के ऊपर बंदर, तो बंदर की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और बंदर की रफ्तार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला केस है ये। नहीं समझ आ रहा मेरी बात? आपको याद दिला दें कि दो लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में भाग रही थी, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ये निकालने के दोनों को माइनस कर देते थे। याद है? दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो एक की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरा निकालने के लिए माइनस करते थे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दूसरा निकालने के लिए क्या करते थे? प्लस करते थे। लेकिन अगर एक के ऊपर एक रहता है तो पलट जाती है। एक सिस्टम के अंदर दूसरा सिस्टम अगर आ जाए तो सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। नहीं समझे मेरी बात? दो अलग अलग सिस्टम है तो सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। सिस्टम के अंदर सिस्टम है, ट्रेन के ऊपर बंदर है, तो सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस। कुछ ऐसा बताया था मैंने, अच्छी बात है। तो अब आप लोग इसको भी वैसे ही ट्रीट करो भैया, सेम तरीके से। इसको एक पूरा सिस्टम मानो और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, और सिस्टम के अंदर ये दो सिस्टम है ना, तो इसका एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में है तो प्लस कर दिया, इसका एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या कर दिया? माइनस कर दिया। याद आया? नहीं याद आया तो याद कर लो और क्या बताएं। अब देखो उधर इक्वेशन बनाते हैं, इसकी बात करो भैया, इसकी बात ऊपर जा रहा है t माइनस 1g इक्वल टू 1a, t माइनस 1g इक्वल टू, तो t इक्वल टू a प्लस g आ गया। ये बात सबको आ गई समझ में? ठीक है। अब जरा इसकी बात कर लो, इसकी जब बात करोगे तो इन दोनों की अलग अलग बात करोगे। चलो बताओ भैया, इसका सिर्फ ये 3g वाले का 3g माइनस t2, हाँ 3g माइनस t बाई 2, 3g माइनस t बाई 2 इक्वल टू 3 और एक्सेलरेशन कितना है? a प्लस a नॉट। किसको ये बात नहीं पल्ले पड़ी? mg माइनस t इक्वल टू ma लगाया हमने। क्लियर हो गया? अब जरा इसका बताओ, t बाई 2 माइनस 2g इक्वल टू 2a, एक की जगह a माइनस a नॉट। अब ये तीन इक्वेशन बना दी हैं, तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? t है, a है, a नॉट है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व करके हमें निकालना है।